हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। शुरू करते हैं हमारे डेली करंट अफेयर के आज के सेशन को। और आज हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं 26 अगस्त के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को आप चेकआउट कीजिए। आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। यहाँ पर मैं आपको जितने भी फैक्ट बताऊं, जितने भी क्वेश्चन बताऊं, आराम से सुनिएगा, नोट कीजिएगा। आने वाली एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने का आपको मिल सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। 2026 के वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स, जब हम इस इंडेक्स की बात करते हैं ना, तो इस इंडेक्स से हमको समझ में आ जाएगा कि इस इंडेक्स में यह चीज देखी जाती है कि कौन सा शहर इस तरीके का माहौल देता है जहां पर कहीं से भी आप आपका ऑफिशियली वर्क कर सकते हो। यह है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। 2026 में इस इंडेक्स में 50 सिटीज को शामिल किया गया और इंटरेस्टिंग यह है कि इंडिया का मुंबई इस इंडेक्स में एकमात्र शहर है जो कि शामिल किया गया है और इसकी जो रैंक है ना, वो सबसे लास्ट है, 50वीं रैंक। वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स में मुंबई 50वीं रैंक पर है। 50 सिटी में ये सबसे आखिरी में इस इंडेक्स में रखा गया है। इंडेक्स कौन जारी करता है? तो इंडेक्स जारी करती है इंटरनेशनल वर्क प्लेस ग्रुप, एक संस्था है। यह हर साल इस ग्लोबल रैंकिंग को जारी करती है। यह बताता है कि दुनिया में कौन सा शहर ऐसा है जहां पर कोई भी व्यक्ति काम भी कर सकता है, कहीं पर घूम भी सकता है और घूमते घूमते, फॉर एग्जांपल जो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, वैसे ही वर्क फ्रॉम एनीवेयर, मतलब सिटी में हम कहीं से भी हमारे ऑफिशियल वर्क को कर सकते हैं बिना ऑफिस जाए। तो यह फैसिलिटी कब मिलेगी? जब वहां पर बेसिक सुविधाएं उस सिटी के द्वारा दी जाए। फॉर एग्जाम्पल इंटरनेट स्पीड बहुत अच्छी हो, है ना, ब्रॉडबैंड स्पीड अच्छी होना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्लाइमेट या इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, कल्चर बहुत ज्यादा अच्छा हो, शांत हो, है ना, फूड सेफ्टी, फूड सिक्योरिटी वहां पर मिले, फ्लेक्सिबल वर्क प्लेस माहौल मिले। तो कुछ फैक्टर्स है जिनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। अब 2026 में 50 सिटीज को रैंक किया गया और मुंबई इस इंडेक्स में 50वीं रैंक पर रहा है। इंडिया का एकमात्र शहर जो कि इस इंडेक्स में रखा गया। अब बात आती है कि टॉप 3 कौन? तो पहले नंबर पर रखा गया है इस इंडेक्स में थाईलैंड के बैंकॉक को, पहले नंबर पर। सेकेंड पर जापान का टोक्यो और थर्ड पर है स्पेन का बार्सिलोना। तो ये टॉप 3 सिटीज है जो कि इस इंडेक्स में 1, 2 और 3 रैंक पर रखे गए हैं। इंटरनेशनल वर्कफोर्स ग्रुप, जो क्योंकि ये इंडेक्स को जारी करती है, एक ग्लोबल वर्क प्लेस प्रोवाइडर है जो कि बिजनेस और जो प्रोफेशनल्स है ना, उनको फ्लेक्सिबिलिटी और प्रोफेशनल वर्क प्लेस या जो वर्क स्पेस है वो उपलब्ध करवाता है। ये एक संस्था है जो कि 1989 में बनी थी और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स, बेल्जियम में देखने को मिलता है। यही हर साल इस इंडेक्स को जारी करती है जिसका नाम है वर्क फ्रॉम एनीवेयर इंडेक्स। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए यहां पर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस या फिर इसे शॉर्ट में कहा जाता है यूपीआई। कभी कभी एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है। अब बहुत ही सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, सिंपल चीज हम पढ़ के नहीं जाते क्योंकि हमको लगता है कि एग्जामिनर टफ पूछेगा। हमेशा ऐसा नहीं होता। जो हमारे स्कोर को जो इफेक्ट करते हैं ना, वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन होते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे नजरों के सामने से होकर गुजरे, लेकिन फिर भी हमको उसके बारे में याद नहीं रहता या फिर हमने उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो बहुत एक कैजुअल फैक्ट था, एक कैजुअल डेटा था। तो ऐसे फैक्ट पर हम ध्यान नहीं देते हैं। तो याद रखिएगा, जब हम यूपीआई की बात करते हैं तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस की बात की जा रही है। इंडिया में 2016 में इसे लागू किया गया था और डेट देखें तो ये डेट है 25 अगस्त। ठीक है, 25 अगस्त को 2016 में इंडिया में यूपीआई को लॉन्च किया गया था पहली बार। तो हुआ यह है कि कल 25 अगस्त को यूपीआई के 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। कितने? 10 साल। 10 साल में काफी चीजें चेंज हुई है यूपीआई में। देखिए यूपीआई जो है ना, एक डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का एक प्रमुख हिस्सा बन गया है इंडिया में।
यूपीआई रियल टाइम एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है जिसके जरिए अलग अलग बैंक या पेमेंट सिस्टम के बीच में आपस में पैसे का लेन देन किया जाता है। मतलब एक गेटवे की तरह, एक मीडिएटर की तरह यूपीआई काम करता है। एक बैंक से दूसरे बैंक तक पैसे को ट्रांसफर करने में यह डिजिटल पेमेंट सिस्टम को यूज किया जाता है इंडिया में। इसे कहा जाता है यूपीआई। सबसे पहली बार इसे 25 अगस्त 2016 में लॉन्च किया गया था। मतलब 2026 में कल इसके 10 साल कंप्लीट हो गए। अगर इसकी जर्नी देखते हैं ना, तो पहला जो फाइनेंशियल ईयर था 2016 से 2017 तक, इसका जो एक साल था ना, उसमें यूपीआई से केवल 1.78 करोड़ ट्रांजैक्शन किए गए थे। लेकिन अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखिए 2025-26 का, तो उसमें यूपीआई से 24,162 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन हो चुके। अगर इसमें पैसे का लेन देन देखिए ना लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, तो 314 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ है यूपीआई से। स्ट्रेंज, पूरे वर्ल्ड को चौंकाने वाली चीज है यूपीआई। मतलब एक दुनिया को लगता था कि हम शायद कभी भी डिजिटल पेमेंट बैंकिंग की तरफ नहीं जा पाएंगे। इतना बड़ा देश है ना, जहां पर साक्षरता बहुत कम है, ऐसे देश में यूपीआई कैसे सक्सेस होगा? पर ये हमने करके दिखाया। इवन जो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है ना, इसने यूपीआई को वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी है। रियल टाइम रिटेल फास्ट पेमेंट सिस्टम के रूप में मान्यता दी गई है यूपीआई को। किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के द्वारा। आपको पता है एक जो रियल टाइम पेमेंट जब किया जाता है ना वर्ल्ड में, तो ऑलमोस्ट 49% रियल टाइम पेमेंट ट्रांजैक्शन यूपीआई से होता है। मतलब इंडिया में, इंडिया के बाहर भी हो सकता है, पर यह अधिकतर इंडिया में होता है। तो मतलब ऑलमोस्ट 50% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन हो रहा है ना दुनिया का, वो इंडिया के यूपीआई से हो रहा है। 49% तक का इसका रेशियो आप समझिए, ये बहुत बड़ी बात है। यूपीआई 11 देशों में ऑपरेशनल है, जैसे यूएई, फ्रांस, भूटान, श्रीलंका, नेपाल। काफी देश है जो कि भारत के यूपीआई को अपनाए हुए हैं। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रहेगा। आगे आइए। अमेरिका द्वारा 24 अगस्त 2026 को ईरान के खिलाफ शुरू किए गए सैंक्शन कैंपेन का नाम क्या है? तो अमेरिका ने रिसेंटली, क्योंकि ईरान और अमेरिका का वॉर चल रहा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी इन दोनों के बीच में काफी तनातनी है। तो इस केस में अमेरिका ने क्या किया है कि इकोनॉमिकली सैंक्शन लगाए हैं किस पर? ईरान में। और ईरान पर ये जो सैंक्शंस कैंपेन है, इसको नाम दिया गया है ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट। इसके तहत अमेरिका क्या कर रहा है कि ईरान पर काफी सारे सैंक्शन लगा रहा है। और अमेरिका के ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट इसको लीड कर रहे हैं यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट। देखिए, सैंक्शन कैंपेन अगर हम ये देखें कि क्या होता है, तो क्या होता है कि आर्थिक दबाव बनाना किसी भी देश पर, टेंशंस लगाना। जैसे इंडिया पर भी लगाए थे, टैरिफ लगा दिए, क्या सैंक्शंस ही एक प्रकार के, काफी सारी पाबंदी लगा दी कि आप ये नहीं एक्सपोर्ट कर सकते, ये इंपोर्ट नहीं कर पाओगे। तो इस तरीके से किसी को मेंटली प्रेशराइज्ड करना। मतलब देखिए, वॉर में लड़ने के काफी सारे तरीके। इसमें एक तो फिजिकल वॉर होती है, जिसमें डायरेक्ट एक दूसरे के ऊपर सेना से अटैक किया जाता है, एयरफोर्स से अटैक किया जाता है। एक किसी के भी माइंड से खेलना, एक माइंड गेम भी होता है, जिसमें उनको प्रेशराइज्ड करना, मेंटली प्रेशराइज्ड करना। तो ये होता है सैंक्शन कैंपेन। तो अमेरिका ने क्या किया है, सैंक्शन के तहत या इस कैंपेन के तहत ईरान की इकोनॉमी के 5 सेक्टर पर सैंक्शन का दायरा बढ़ा दिया। इसमें देखिए, डिजिटल एसेट्स, क्रिप्टो करेंसी, वेपन रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी है, गोल्ड, एयरलाइंस, शिपिंग, इन सब पर सैंक्शन लगाया गया है यूएस के द्वारा। इसके अलावा ईरान के साइबर ऑपरेशन, ऑयल सेल्स, जो प्रोक्यूरमेंट नेटवर्क, इससे जुड़े हुए लोग और जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। तो अमेरिका ने जो ये सैंक्शन कैंपेन चलाया है ईरान के खिलाफ, इसका नाम है इकोनॉमिक आउटकास्ट। ठीक है, याद रखना। आगे आइए। रक्षाबंधन की सेल आप सभी के लिए कंटिन्यू है। क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन को आप सभी चेकआउट कीजिए। सारे कोर्सेस अभी आपको काफी एफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। ओके, जब आप एप्लीकेशन में एंटर करोगे तो जो पहला इंटरफेस है ना, उसमें आप जाएंगे तो आपको पर्टिकुलर एक सेल वाला आपको एक फोल्डर दिखेगा, उसमें आपको सारे कोर्सेस काफी एफोर्डेबल प्राइस पर देखने को मिल जाएंगे। तो चेकआउट कीजिएगा आप हमारे एप्लीकेशन को।
एप्लीकेशन की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी हर्डल आता है तो इस हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं। तो फायदा उठाइए सेल का, ठीक है। कुछ दिन तक ये आपके लिए कंटिन्यू रहेगी, उसके बाद इसे हटा दिया जाएगा। तब तक के लिए आप सभी कोर्सेस अभी ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। आगे आइए, 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 2026 का विजेता कौन रहा है? तो 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, ये इसका जो आयोजन है ना, आयोजन किया जाता है केरला में। कहां पर? केरला, ठीक है। और इसके जो विनर बने हैं 2026 में, ये बने हैं अरोमल चुंदन। देखिए यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है ना चुंदन, एक्चुअल में क्या होता है, ये स्नेक बोट को दर्शाता है। केरला में मलयालम भाषा में जो स्नेक वोट होती है ना, कभी आपने देखी हो, इस प्रकार की ये वोट होती है। मूवीज में भी देखी होगी आपने काफी सारी, है ना। बागी मूवी देखी होगी तो उसमें भी देखी होगी, एक वोट रेस होती है। तो ये अलग अलग वोट, इन्हें कहा जाता है चुंदन। अब सबका अलग अलग नाम होता है, तो एक है एरोमल चुंदन, ये एक वोट है। तो ये जो वोट, क्योंकि देखिए लोग तो काफी सारे हैं, तो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का नाम तो आ नहीं सकता, तो वोट का नाम आएगा कि कौन सी वोट विनर रही है। तो ये वोट है अरोमल चुंदन, जो कि विनर रही 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस में, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले पीएम थे, इनके नाम पर यह बोट रेस आयोजित की जाती है। केरल का एक अल्लापुझा नाम की जगह है, यहां पर एक झील है अन्नमाडा झील। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि अब सॉरी पुन्नमाडा झील, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि पुन्नमाडा झील भारत के किस राज्य में? तो ये पर्टिकुलर एक क्षेत्रीय जो झील है, ये केरला में देखने को मिलती है। यहां पर इस साल 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किया गया। 71 बोट्स ने यहां पर पार्टिसिपेट किया था अलग अलग कैटेगरीज में, जिसमें से 22 चुंदन थी, मतलब स्नेक्स बोट थी। और इसमें अरोमल चुंदन नाम की जो बोट थी, उसने 72 नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का खिताब अपने नाम किया है, ठीक है। तो एक प्रसिद्ध ट्रेडिशनल स्नेक बोट रेस है जो कि केरला में आयोजित की जाती है, पर्टिकुलर पुन्नमाडा झील पर इसका आयोजन किया जाता है। और एक स्पोर्ट्स इवेंट तो है ही है, साथ ही साथ केरला का जो कल्चरल ट्रेडिशन है, जो केरला की पहचान है, जो आइडेंटिटी है, कहीं ना कहीं उससे जोड़कर भी इस फेस्टिवल को देखा जाता है, ठीक है। इसका आकर्षण का केंद्र ही ये स्नेक बोट होती है, जिसे चुंदन वल्लाम के नाम से मलयालम में पुकारा जाता है। तो अलग अलग बोट को अलग अलग नाम दिया जाता है। ट्रेडिशनल बोट होती है जिसमें बड़ी संख्या में जो एक साथ जो टप्पू चलाने वाले होते हैं, वो एक साथ इस नाव को चलाते काफी स्पीड में। तमिलनाडु सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रतिपूर्ति के लिए शुरू की जाने वाली योजना का नाम क्या है? तमिलनाडु सरकार, अभी सीएम कौन है? जोसेफ विजय या फिर विजय थलपति, है ना, दक्षिण भारत के बहुत ही फेमस अभिनेता हैं। तो वो तमिलनाडु के सीएम के पद पर है। एक्चुअल में जब इलेक्शन कैंपेन चल रहा था तो उन्होंने राज्य में 6 घरेलू एलपीजी सिलेंडर का प्रॉमिस किया था। अब जब उनकी सरकार आई है तो उन्होंने एलपीजी सिलेंडर की प्रतिपूर्ति के लिए, मतलब सब्सिडी, पूरी की पूरी सब्सिडी, जितने का एलपीजी सिलेंडर है वो पूरी सब्सिडी जो भी बेनिफिशियरी है उनके अकाउंट में वापस ट्रांसफर की जाएगी, इस योजना को लॉन्च किया है। और इस योजना को नाम दिया गया अन्नपूर्णी सुपर 6 योजना। अब यहां पर इंटरेस्टिंग यह है कि 6 सिलेंडर का प्रॉमिस किया गया था, लेकिन राज्य सरकार का जो बजट है, अब जब सरकार अस्तित्व में आई है तो जब राज्य के बजट पर नजर डाला गया तो पता चलता है कि भाई इतना ज्यादा सरकार के पास बैलेंस है नहीं कि 6 सिलेंडर दिए जा सके। तो बजट को देखते हुए, फाइनेंशियल कंडीशन को देखते हुए राज्य की 3 सिलेंडर तक अभी इस योजना को प्रतिवर्ष शुरू किया गया है। मतलब 6 सिलेंडर पर सब्सिडी नहीं दी जाएगी, केवल 3 सिलेंडर पर अभी सब्सिडी दी जाएगी। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 24 अगस्त 2026 को स्टेट असेंबली में अन्नपूर्णी सुपर 6 स्कीम को अनाउंस किया। पात्र परिवारों को डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर खरीदने के बाद उसकी सब्सिडी उनके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से वो पैसा वापस ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो 3 सिलेंडर तक ये रियायत दी जाएगी। एनुअल आउटले इसका 4,000 करोड़ रुपए का आएगा, मतलब 4,000 करोड़ रुपए का बर्डन पड़ेगा राज्य सरकार पर। उनका जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है, जो उनकी संचित निधि है राज्य की, उस पर 4,000 करोड़ का ये हर साल का बर्डन आएगा। अब
योजना को जनवरी 2027 में जब पोंगल डे मनाया जाएगा वहां से इसको लागू कर दिया जाएगा। अभी केवल असेंबली में इसे पास किया गया है और राज्य के 1.3 करोड़ जो फैमिलीज है उनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। यहां पर जब एलपीजी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म याद रखना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस के नाम से एलपीजी को पुकारा जाता है। कभी क्वेश्चन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा भी आता है कि एलपीजी किन गैसों का मिश्रण है, तो याद रखिएगा एलपीजी प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होती है। एक ज्वलनशील गैस होती है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। एक्चुअल में आपको पता है इन गैसों में कोई गंध नहीं होती है, तो जब हमारी गैस लीकेज होती है ना तो हमको जो गंध सूंघने को मिलती है जिसके कारण हमको पता चलता है कि भाई गैस लीक हो रही है, वो जो गंध है ना वो इथाइल मरकैप्टेन की होती है। इसको अलग से डाला जाता है ताकि गंध को पहचान के ये पता किया जा सके कि भैया गैस लीक हो रही है, क्योंकि ज्वलनशील गैस है तो इथाइल मरकैप्टेन मिलाया जाता है एलपीजी में उसकी गंध के लिए। तो ये साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको नोट करना। इसलिए मैं बोलता हूं कि एक फैक्ट को नोट करो, करंट अफेयर के साथ काफी सारे स्टैटिक चीजें आपकी यहां पर तैयार हो जाएगी, काफी सारा स्टैटिक जीके आपका तैयार हो जाएगा। यहां पर 10 क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाता हूं लेकिन आपके 100 से ज्यादा क्वेश्चन इजीली तैयार हो जाएंगे। बस ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है? ये क्लियर हो गया। भारत में एलपीजी से जुड़ी जो एक योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उज्ज्वला योजना है। यह क्वेश्चन भी डायरेक्ट एग्जाम में आता है, उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो याद रखना फ्री एलपीजी सिलेंडर से संबंधित है। 2016 में केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना को लॉन्च किया गया था। गरीब परिवारों की महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देना उज्ज्वला योजना का मुख्य उद्देश्य। कब लॉन्च की गई थी? 2016 में। जनजातीय भाषाएं और संग्रहालय पर 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया? तो 3 दिन का नेशनल कॉन्क्लेव ऑन ट्राइबल लैंग्वेज और म्यूजियम, इसका आयोजन किया गया कर्नाटका के मैसूर में। ओके, जो जनजातीय लैंग्वेज है ना, जो जनजातीय म्यूजियम है, उससे रिलेटेड मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से ट्राइबल लैंग्वेज और म्यूजियम में ट्राइबल लैंग्वेज और ट्राइबल म्यूजियम से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यहां पर चर्चा हुई है। मेन फोकस ट्राइबल लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन पर है यहां पर, कि जो देखिए क्या हो रहा है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, मॉडर्न होते जा रहे हैं, जो ट्राइब्स है ना जैसे जैसे मुख्य धारा में आती जा रही है, उनके लोग जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी उनको छोड़कर अब जो हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं आज के समय में उनकी तरफ आ रहे हैं। तो उनकी जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं गुम होती जा रही है। सॉरी। तो इन ट्रेडिशनल लैंग्वेज के प्रिजर्वेशन, डॉक्यूमेंटेशन, इसके लिए पर्टिकुलर यहां पर बातचीत की गई। आदि वाणी डिजिटल प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करने के लिए 5 नए ट्राइबल लैंग्वेज को कैसे जोड़ा जाए, और इसके अलावा ट्राइबोर्ड प्लेटफॉर्म शुरू करना, ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बनाना, उनके म्यूजियम को डेवलप करना, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की गई है। तो ये नेशनल कॉन्क्लेव है ट्राइबल लैंग्वेज और म्यूजियम पर, जिसका आयोजन 24 से लेकर 26 अगस्त तक कर्नाटका के मैसूर में किया जा रहा है। आदिवाणी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये एक नाम आया है तो उसको याद रखना, आदिवाणी डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसमें क्या होता है, ट्राइबल लैंग्वेजेस के लिए ट्रांसलेशन, लर्निंग और डिजिटल लैंग्वेज सपोर्ट उपलब्ध करवाया जाता है। एक प्रकार का प्लेटफॉर्म है जिसमें क्या होता है, जो ट्राइबल लैंग्वेजेस है उनको डिजिटली सेव किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। तो कॉन्क्लेव की यहां पर बात हो रही है, मैसूर कर्नाटका में इसका आयोजन किया गया, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा नया फ्रेमवर्क शुरू किया है? तो सेबी ने मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन के लिए एक नया फ्रेमवर्क शुरू किया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेजिलियंस इंडेक्स। देखिए, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की बात करें ना तो ये वो इंस्टीट्यूशन जिनके आधार पर शेयर मार्केट रन करता है, जैसे बीएससी, एनएससी, ये सारे इसी में आ जाते हैं। तो इनका जो आईटी सिस्टम है वो कितना ज्यादा मजबूत है, और अगर इनमें कोई ग्लिच आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो मार्केट को कैसे कवर किया जाएगा, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं, इन सभी को देखने के लिए, मापने के लिए आईटी रेसिलियंस इंडेक्स का फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया है सेबी ने। ठीक है, तो इसके कंसल्टेशन पेपर को मार्च 2026 में ही जारी कर दिया गया था। अब इसे पर्टिकुलर
प्रस्तावित किया गया है, लागू किया जाएगा। तो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, जैसे एनएससी, बीएससी, क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस आ जाते हैं, आईसीसीएल, एनसीएल, डिपॉजिटरीज आ जाती है। तो अगर इनके आईटी सिस्टम बंद हो जाए तो ट्रेडिंग, क्लियरिंग, शेयर्स की सेटलमेंट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए, इसी को देखने के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेसिलियंस इंडेक्स फ्रेमवर्क को तैयार किया गया है सेबी के द्वारा। इस फ्रेमवर्क के जरिए यह देखा जाएगा कि किसी संस्था के आईटी सिस्टम कितने ज्यादा सुरक्षित है और बिना रुकावट के काम कर सकते हैं। तो समय समय पर इस चीज को एड्रेस किया जाएगा। अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाए जाएंगे, आईटी सिस्टम में आने वाली समस्या के शुरुआती संकेतों को पहचानने में यह मदद करेंगे। इनकी कैलकुलेशन साल में 2 बार की जाने वाली है। तो सेबी ने इसको लागू किया है। सेबी कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है ना, शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली एक स्टेचुरी बॉडी है। 1988 में ये बनी थी, तब नॉन स्टेचुरी बॉडी थी, लेकिन आगे चलकर सेबी एक्ट लाया गया 1992 में, और 1992 में सेबी एक्ट जब लागू हो गया तो ये जो संस्था है जो 1988 में बन चुकी थी, ये स्टेचुरी बॉडी बनी, वैधानिक निकाय बनी 1992 में। हालांकि सेबी की स्थापना 1988 में की जा चुकी थी। ईस्ट बंगाल एफसी ने 135वें डुरंड कप 2026 का खिताब किस टीम को हराकर जीता है? ईस्ट बंगाल एफसी 135वां डुरंड कप का खिताब इसने जीता है। इसने फाइनल में मोहन बागान सुपर जायंट को हराकर यह खिताब अपने नाम किया। पहले तो याद रखना, जब हम डुरंड कप की बात कर रहे हैं तो यह फुटबॉल का टूर्नामेंट है। हमने काफी बार इसको डिस्कस किया और ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि डुरंड कप किस खेल से संबंधित प्रतियोगिता है। तो फुटबॉल टूर्नामेंट है। 2026 में 135वें डुरंड कप का आयोजन किया गया। इसमें विनर रहा ईस्ट बंगाल एफसी और रनर अप रहा मोहन बागान सुपर जॉइंट। टूर्नामेंट की जो शुरुआत है ना 25 जुलाई को हो गई थी, 23 अगस्त को ये खत्म हुआ। पहला जो मैच है वो मोहन बागान सुपर जॉइंट और ईस्ट बंगाल एफसी के मध्य में खेला गया था। मतलब ये दो टीमें, पहला जो मैच था इनके बीच में हुआ था कोलकाता में विवेकानंद युवा भारती एक स्टेडियम है, यहां पर इसका आयोजन किया गया। 135वां एडिशन, 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया गया, 24 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था। फाइनल भी ईस्ट बंगाल एफसी और मोहन बागान सुपर जॉइंट के बीच में हुआ और इसमें ईस्ट बंगाल एफसी ने फाइनल में मोहन बागान सुपर जॉइंट को हराकर 135वां ड्यूरेंट कप का खिताब जीता। ईस्ट बंगाल एफसी ने यह अपना 17वां ड्यूरेंट कप का टाइटल जीता है और इसने बराबरी की है मोहन बागान की। मतलब जो ये दोनों ही टीम फाइनलिस्ट थी ना, ये दोनों ही अब बराबर टाइटल जीत चुकी है मोहन ड्यूरेंट कप के। मतलब ईस्ट बंगाल का इस बार ये 17वां ड्यूरेंट कप का खिताब हुआ है और मोहन बागान 17 खिताब पहले ही जीत चुकी है। तो अब दोनों के 17-17 हो गए हैं। 2004 के बाद ईस्ट बंगाल का ये पहला ड्यूरेंट कप का टाइटल था। मतलब 22 साल के बाद अब ईस्ट बंगाल एफसी की टीम ने ड्यूरेंट कप का खिताब जीता है। लास्ट ईयर 2025 में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी इसने जीता था ड्यूरेंट कप का खिताब। फाइनल में डायमंड हार्बर एफसी की टीम को इसने हराया था और इसका फाइनल भी विवेकानंद युवा भारती स्टेडियम में खेला गया था कोलकाता में। फुटबॉल की प्रतियोगिताएं 1888 में इसकी शुरुआत की गई थी। शिमला में इसकी शुरुआत हुई थी। हिमाचल प्रदेश में पहला मैच, पहली बार पहला एडिशन खेला गया था और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और वर्ल्ड का तीसरा सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है, लेकिन एशिया का सबसे पुराना। ठीक है, आगे आते हैं। भारतीय सेना ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन कहां तैनात की है? इंडियन आर्मी ने देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन इसको पंजाब के जालंधर में स्थापित किया है। ठीक है, तो भारतीय सेना की 11th वज्र कोर एक यूनिट है, इसने जालंधर कैंटोनमेंट में देश की पहली बाज ड्रोन बटालियन तैनात की है। ये बाज ड्रोन बटालियन जो है ना, देखिए क्या होता है, पंजाब के जो सीमावर्ती इलाके वहां पर ड्रोन के माध्यम से ड्रग्स और ऐसे प्रतिबंधित पदार्थों की तस्करी की जाती है, इंफॉर्मेशन, हथियार इनकी तस्करी की जाती है। तो ये जो बाज ड्रोन बटालियन है जो कि जालंधर में तैनात की गई है, एक टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
ये निगरानी करेगी इस प्रकार की कोई भी सीमावर्ती एक्टिविटी की। ओके, पाकिस्तान से लगे 500 किलोमीटर बॉर्डर पर निगरानी के लिए, और जरूरत पड़ने पर ये रिस्पॉन्ड भी कर सकती है। किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करना है ना, सामान को ले जाने के लिए इसका यूज किया जा सकता है, बाज ड्रोन बटालियन का। किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट करना, उसे न्यूट्रलाइज करना, इसके लिए भी ये काम कर सकता है। तो इसमें स्वदेशी ड्रोन के साथ साथ काफी सारे एडवांस ड्रोन को भी शामिल किया गया है बाज ड्रोन बटालियन में। तो हर तरीके की जो वॉरफेयर एक्टिविटीज है उसको ये कंडक्ट कर सकता है। टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा एडवांस ये ड्रोन बटालियन है, जिसको 11वीं वज्र कोर के द्वारा अपॉइंट किया गया है। 11वीं वज्र कोर भारतीय सेना की एक स्ट्राइक कॉप यूनिट है ना। सीमावर्ती क्षेत्रों में जरूरत पड़ने पर यह रिस्पॉन्ड करती है, कार्रवाई करती है। तो 11वीं वज्र कोर इसको नाम दिया गया है। तो जालंधर कैंटोनमेंट में इसने बाज ड्रोन बटालियन को स्थापित किया है या फिर तैनात किया है। 2026 में सेकेंड कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ये बिलियर्ड्स स्नूकर पुल इसका इवेंट है। कॉमनवेल्थ नेशंस यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप दूसरा एडिशन ही है। गुजरात के अहमदाबाद में इसका आयोजन किया जाने वाला है। आयोजन 7 से लेकर 10 अक्टूबर 2026 तक होगा, वीर सावरकर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, वर्ल्ड पूल एसोसिएशन ने इसकी हाल ही में अनाउंसमेंट की है कि सेकेंड एडिशन कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का गुजरात के अहमदाबाद में किया जाएगा। तो चैंपियनशिप में 45 देशों के जो एथलीट्स हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। अलग अलग कंपटीशन यहां पर आयोजित किए जाने वाले हैं। स्नूकर, पुल और बिलियर्ड्स इवेंट यहां पर आयोजित होने वाले हैं। पहली बार लास्ट ईयर ही ये शुरू हुआ है कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप। पहला एडिशन लास्ट ईयर मॉरिशस में किया गया था और अब इसका आयोजन किया जा रहा है कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में 2026 में। तो चैंपियनशिप वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ बिलियर्ड्स स्पोर्ट्स के अंतर्गत आयोजित की जाती है। मेंस और विमेंस दोनों कैटेगरी के यहां पर इवेंट खेले जाते हैं। तो कॉमनवेल्थ क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप कॉमनवेल्थ देशों के खिलाड़ियों के बीच में एक इंटरनेशनल क्यू स्पोर्ट्स चैंपियनशिप है, जिसमें बिलियर्ड्स, स्नूकर और पूल ये सभी शामिल होते हैं। ठीक है, पहला एडिशन मॉरिशस में हो चुका है, दूसरा एडिशन गुजरात के अहमदाबाद में इस साल आयोजित किया जाएगा। वर्ल्ड पुल एसोसिएशन ये पूरे वर्ल्ड में बिलियर्ड्स और पुल खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 1987 में बनी थी और साउथ अफ्रीका के गुटेंग में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। इजी। तो 26 अगस्त के हमारे करंट अफेयर यहां पर क्लियर हो जाते हैं। डिटेल में हमने इनको डिस्कस किया। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करने। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2026 की मेडल टेली में भारत की रैंक क्या है? तो ये रैंक है 6। फिर 2026 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कितनी नई स्वदेशी पशु नस्लों का पंजीकरण किया? तो यह है 16। एशियाई विकास बैंक ने चेन्नई की जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजना के लिए 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि को मंजूरी दी है। भारत का पहला नॉन जीएमओ हाई एक्सपेंशन पॉपकॉर्न मक्का हाइब्रिड बीज किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो इसे आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। हाल ही में आयोजित किया गया मल्हार 2026 ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और आर्ट से संबंधित एक कार्यक्रम है। अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 में विमेन्स 76 केजी वेट कैटेगरी में गोल्ड जीता है काजल ढोचक ने। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन का पहला मॉड्यूल कौन सा है? तो यह है BAS-01। दुनिया की पहली IVF देसी लखीमी नस्ल की मादा बछिया किस राज्य में पैदा हुई? तो यह पैदा हुई कहां पर? भारत के असम राज्य में। और अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने लद्दाख में जिस मोनेस्ट्री का दौरा किया यह है थिक्से मोनेस्ट्री। और जोजरी नदी ये देखने को मिलेगी भारत के राजस्थान राज्य में। ये सारे करंट अफेयर कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर देख लीजिए। स्वतंत्रता के बाद पहला आम चुनाव 1951-52 में आयोजित किया गया था। 52 में इसका रिजल्ट आया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत की सीमा के अंदर बहती है? क्वेश्चन ध्यान से सुना करो, एग्जाम में भी तुम यही गलती करते हो।
एसी नदी जो पूरी तरीके से भारत की सीमा के अंदर बहती है और भारत की सबसे बड़ी नदी है। काफी स्टूडेंट का गंगा को आंसर आया है, लेकिन गंगा नदी का बहाव क्षेत्र पूरा इंडिया में नहीं है, वो बांग्लादेश में भी जाती है ना। तो भले ही वो इंडिया की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन बांग्लादेश में भी उसका बहाव क्षेत्र है। तो यहाँ पर एसी नदी जो कि इंडिया की सबसे बड़ी नदी है और पूरा बहाव क्षेत्र भारत की सीमा के अंदर हो जाएगा, ये है गोदावरी। ऑलमोस्ट 1465 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई है। ठीक है। डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रतिपादित किया था जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। ये दो लोग थे जिन्होंने ये प्रतिपादित किया था। आज के क्वेश्चन ऑफ द डे देख लो। भारत का सबसे बड़ा मक्का उत्पादक राज्य कौन सा है? संगीत रत्नाकर की रचना किसने की है? और विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर स्थित थी? तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर कीजिएगा, सेशन को लाइक और शेयर करके जाइए। हम कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। अपना ख्याल रखिए। तब तक सभी ने गेट वेल सून भी दिया है मुझे, आप सभी के मैंने कमेंट देखे, आप सभी ने जल्दी स्वस्थ होने की मुझे शुभकामनाएं भी दी है, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। आज भी थोड़ा सा आवाज थोड़ी सी आपको ऐसी लगी होगी, 1-2 दिन लगेगा, क्योंकि आजकल देखिए कोविड के बाद जो हमको फीवर आ रहा है या फिर जो सर्दी हो रही है ना, उसमें क्या हो रहा है, कोल्ड या फीवर की कंडीशन में अब 5-7 दिन लग रहे हैं रिकवर होने में। पहले 2-3 दिन में ठीक हो जाता था, लेकिन कोविड के बाद हमने बॉडीज में ये चेंजेस देखे। ओके, ठीक हो जाएगा। तो ख्याल रखिए अपना, कल फिर मुलाकात करते हैं। जय हिंद, जय भारत।